गांव में विमला नाम की एक विधवा बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों बबलू और गुड्डू के साथ रहती थी। एक दिन विमला अपने बड़े बेटे बबलू से बोली, बबलू बेटा, कितने दिन से कह रही हूँ, मेरा चश्मा टूट गया है। अरे आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं दिन भर फालतू बैठा रहता हूँ, हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा बेटा, तुम तो जानते हो कि बगैर चश्मे के मुझे बहुत कम दिखता है। हाँ, मुझे पता है। घर में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, आपका छोटा बेटा गुड्डू भी है। आप उससे क्यों नहीं कहती हो? गुड्डू के पास पैसे नहीं रहते बेटा। तो फिर आप उससे कोई काम धंधा करने को क्यों नहीं कहती हो, हैं? मैं तो उससे कहकर थक चुका हूँ। गुड्डू तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई काम धंधा कर सके। मत भूलो, तुम्हारे स्वर्गवासी पिता ने अपना सारा कारोबार तुम्हें ही सौंपा था। विमला की बात सुनकर बबलू क्रोधित होते हुए बोला, वो इसलिए कि मैं उनका कारोबार संभाल सकता था और उन्होंने मुझे कारोबार सौंपकर कोई एहसान नहीं किया। हाँ, कारोबार चलाने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, आपको कुछ पता भी है माँ? इतना बोलकर बबलू वहां से चला गया। और विमला अपने घर के बाहर आंगन में बिछी चारपाई पर बैठकर आंसू बहाने लगी कि तभी बबलू की पत्नी अर्चना वहां आकर बोली, माँ जी, आपकी आंखों से जरा जरा सी बात पर गंगा जमुना बहने लगते हैं। बहू, तुम तो जानती हो मुझे बगैर चश्मे के बहुत कम दिखता है। मैं काफी दिनों से बबलू से चश्मा लाने की बात बोल रही हूँ। चश्मा मुफ्त का तो नहीं आता माँ जी, पैसों का आता है। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उससे अपनी जरूरत का सामान क्यों नहीं मंगाती? विमला ने अर्चना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन विमला की पोती चमकी हाथों में एक चश्मा लाकर अपनी दादी से बोली, लीजिए दादी, आपका चश्मा। ये तो नया चश्मा है। हाँ दादी, ये नया चश्मा है। आप काफी दिनों से पिताजी से चश्मा लाने के लिए बोल रही थी ना? समझ गई बेटी, जरूर रात में बबलू मेरे लिए खरीद कर लाया होगा। विमला ने इतना कहा ही था कि तभी बबलू गुस्से से आग बबूला होता हुआ चमकी से बोला, चमकी, मेरी जेब से पैसे तुमने निकाले हैं? तुम चोरी भी करने लगी? पिताजी, मैंने दादी का चश्मा लाने के लिए कुछ पैसे निकाले थे, मैं आपको बताने ही वाली थी। चमकी ने इतना कहा ही था कि तभी अर्चना ने आकर एक थप्पड़ चमकी के गाल पर मार दिया। उसे चोरी कहते हैं चमकी? बबलू अपनी माँ की ओर देखकर बोला, माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब मैं चश्मा खरीद कर नहीं लाया तो आप अपनी पोती से पैसे चोरी करवाने लगी। बबलू ने इतना कहा ही था कि तभी वहां गुड्डू आ गया और गुस्से से बोला, भैया, आपको माँ से इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं। हाँ हाँ, पता है, सारे हक तो माँ ने तुम्हें ही दे रखे हैं ना, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। ऐसा नहीं है भैया कि मैं कोई काम नहीं करना चाहता। कब से मैं काम करने के लिए आपसे भिखारी की तरह पैसे मांग रहा हूँ और आप हर बार मुझे टाल देते हैं। मुझे तो आपकी नीयत पर शक होने लगा है। पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, अनपढ़ कहीं के। जानता हूँ भैया, पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आप जिन पैसों पर इतना इतरा रहे हैं वो पैसे मेरे पिताजी की ही मेहनत के कमाए हुए हैं, जिसमें मेरा भी बराबर का हिस्सा है। तभी विमला अपने बेटे गुड्डू से बोली, चुप रहो गुड्डू, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने बड़े भाई से तुम इतनी बदतमीजी से बात करो? नहीं माँ, मैं भैया से कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, बल्कि अपने अधिकारों की बात कर रहा हूँ और मैं हर दिन आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकता। इतना बोलकर गुड्डू क्रोधित होकर बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने पिता को याद करके आंसू बहाने लगा। तभी गांव का मुखिया उसके पास आकर बोला, अब क्या बात है रतन, तुम्हारी आंखों में आंसू? अब मैं आपको क्या बताऊं मुखिया जी, मैं अपने घर पर रोज अपनी माँ का अपमान होते हुए देखता हूँ और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है।
गुड्डू, मेरी आंखों से तुम्हारे घर के हालात छुपे नहीं है बेटा। मैं सब जानता हूं कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, लेकिन दूसरे के घर पर बोलने का आखिर मेरा क्या अधिकार है? आप गांव के मुखिया हैं, आपको मेरे घर का फैसला करना ही होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिताजी ने मरने से पहले सारा कारोबार बड़े भैया को सौंपा था और मैं बड़े भैया से पैसे मांग मांग कर थक चुका हूं। हाँ जानता हूं गुड्डू, जानता हूं। उसकी एक वजह यह भी थी कि शायद तुम अनपढ़ थे, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज शाम को मैं तुम्हारे घर पर आकर बबलू से इस बारे में जरूर बात करूंगा। उसे बोलूंगा कि वो तुम्हें कारोबार करने के लिए कुछ पैसे दे दे। शाम को मुखिया गुड्डू के घर पहुंच गया। मुखिया को देखकर बबलू चौंकते हुए बोला, आप यहाँ कैसे मुखिया जी? बबलू, तुम्हारी शिकायत मुझसे गुड्डू ने की है। आप कहना क्या चाहते हैं? तभी वहाँ गुड्डू आ गया। यही कि आप मुझे कारोबार करने के लिए पैसे कब देंगे? गुड्डू की बात सुनकर बबलू मुस्कुराता हुआ बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? बबलू, पिता की संपत्ति में दोनों भाइयों का बराबर से हक होता है। हाँ, मुझे पता है। इतना बोलकर बबलू अलमारी से कुछ कागज निकालकर मुखिया को दिखाते हुए बोला, गुड्डू तो अनपढ़ है मुखिया जी, आप तो पढ़े लिखे हैं। आप देख लीजिए, इस कागज पर गुड्डू के अंगूठा है। इस कागज के अनुसार गुड्डू ने अपने हिस्से की भी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। गुड्डू क्रोधित होता हुआ बोला, तो इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों पहले आपने जो एक सादे कागज पर मुझसे जो अंगूठा लगवाया था, वो धोखे की नीयत से लगवाया था भैया। अरे, जिसे तुम धोखा कहते हो रतन, उसे चालाकी ही कहते हैं। मुखिया गुड्डू की ओर देखकर बोला, मैं अब कुछ नहीं कर सकता रतन। तुमने अंगूठा लगाकर अपने हाथ स्वयं काट लिए बेटा। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। तभी विमला रोते हुए बबलू की ओर देखकर बोली, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा। तेरे पिता तुझ पर कितना भरोसा करते थे। तेरा धोखा देखकर उनकी आत्मा तड़प उठी होगी। मैं कहना तो नहीं चाहता माँ, लेकिन अब मुझे कहना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी और गुड्डू की शक्ल अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं, तुम स्वयं गुड्डू के साथ यहाँ से चली जाओ। गुड्डू अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोता हुआ उस घर से बाहर निकल गया और रात के वक्त वो दोनों भटकने लगे कि तब